हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अब तक हमने जो रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन की है वो सारे डिस्कशन हमने प्लेन सरफेस को लेके की है। या तो हम ऐसे प्लेन सरफेस लेते हैं या तो हम ऐसे प्लेन सरफेस लेते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, पर हमने जो भी डिस्कशन किया प्लेन सरफेस के बारे में डिस्कशन किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस इज अ mainly two type. First one is a cylindrical curved surface and second one is a spherical curved surface. What is cylindrical and what is spherical? These two shapes you know very well in geometry, standard 10, standard 9 mathematics. यहाँ पे ये जो सिलिंड्रिकल है उसमें अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, बीच में से कट करता हूँ, तो ये यहाँ से ऊपर से नीचे इस तरह ऊपर से नीचे भी प्लेन है और यहाँ से यहाँ तक भी ऐसे प्लेन होगा, स्ट्रेट होगा। कैसे? जैसे ए सिलेंडर को मैंने यहाँ से कट कर दिया, इतना कट किया है, ये कट किया हुआ पोर्शन है, तो यहाँ से यहाँ आप देखिए स्ट्रेट लाइन है और कट करते हैं तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी अंदर से। ऐसे नहीं करना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आप थोड़ा इमेजिन करना उसको। ये जो स्फेरिकल कर्व सरफेस है अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये ऊपर से नीचे ये ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है। तो यहां से यहां तक वो प्लेन नहीं है, ऐसे कर्व है, पर ऊपर से नीचे वो प्लेन है। याद रहेगा। तो ये जो दो स्फेरिकल सरफेस है उसमें majorly we will discuss about spherical curved surface in our this chapter. cylindrical curved surface को हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तो ये दो कर्व सरफेस आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। अब हमारा जो टॉपिक है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, उस डायग्राम में समझना अच्छे से, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपके माइंड में डायग्राम अच्छे से सेट होना चाहिए। अगर डायग्राम सेट नहीं है तो आप इसको नहीं समझ सकते। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसमें मैंने एक कर्व सरफेस ली है। कहाँ पे है? तो कर्व सरफेस आप देख रहे हो, यहां से एक कर्व सरफेस दिख रही है आपको, कर्व सरफेस। ओके, अब ये जो कर्व सरफेस है उसके मिडल में से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस को पास किया है। ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे मैंने पास की है। वो इस कर्व सरफेस को P पॉइंट में पेनिट्रेट करती है, इंटरसेक्ट करती है। मैंने इसको पॉइंट P दिया। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, क्योंकि हमको रे चाहिए और रे हमको किस में से मिलेगी? यानी ऑब्जेक्ट में से। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा और फॉर आवर कन्वीनियंस वी पुट पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैंने कैसा ऑब्जेक्ट रखा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रख दिया मैंने। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लाइक दिस, ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इसको मैंने मिरर की इस तरफ रखा है। अब ये जो मीडियम है मिरर की, मतलब ये जो कर्व सरफेस है उसके इस तरफ का जो मीडियम है उस मीडियम को मैंने मीडियम 1 बोल दिया और इसको मैंने मीडियम 2 बोल दिया। मीडियम 1 हमने रेयर मीडियम लिया है और मीडियम 2 हमने डेंसर मीडियम लिया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। इतना समझ में आया? ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें से बहुत सारे रेज निकलते हैं, पर हम यहाँ पे समझने के लिए दो रेज नोट करते हैं। एक रेज ऐसे स्ट्रेट चलती है, ये ऐसे स्ट्रेट जा रही है, और एक रेज इस डायरेक्शन में चलती है। अब यहाँ पे याद रखना, जो रेज स्ट्रेट जाती है उसका रिफ्लेक्शन होता है, पर
है, हमने आगे के लेक्चर में भी डिस्कशन किया था। ओके, अब ए रेस ऐसे स्ट्रेट निकल गई और हमको यहाँ पे पहुंच गई। ओके, एक रेस ऐसे जा रही है, अब वो रेस जब यहाँ पे पहुंचती है, अगर एक कर्व सरफेस ना होती तो ए रेस ऐसे स्ट्रेट निकल जाती, विदाउट डेविएट नहीं होती और स्ट्रेट निकल जाती। पर हमने बीच में कर्व सरफेस रखी हुई है तो ए रेस यहाँ पे गई। अब आपको पता है कि दो मीडियम के बीच का सेपरेशन होता है, वहां पे अगर लाइट रेस एंटर होगी तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे ए रेस ऐसे जानी थी पर उसका रिफ्रैक्शन होके वो इस तरफ बेंड होगी और वो रेस हमको कहां पे मिलती है? यहाँ। अब यहाँ पे देखना वो इस तरफ क्यों बेंड हुई, देखना यहां से ये जो कर्व सरफेस है वो कर्व सरफेस मान लो कि ऐसे हमने स्फीयर में से बनाया। अब इस स्फीयर का कोई एक सेंटर होगा C। अब मुझे इसमें से कर्व सरफेस बनानी है तो मैंने इसको इतना काट दिया। ओके, अब मैं C में से कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा, वो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C में से पास होने वाली जो भी लाइन होती है वो कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो इसमें से जो लाइन पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे एक कर्व सरफेस ऐसे है, ए भी कोई स्फेरिकल सरफेस में से हमने बनाया है, स्फीयर में से। तो यहां से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये देख रहे हो आप, ये नॉर्मल है। अब जब रेस रेलर में से डेंसर मीडियम में जाएगी तो डेंसर मीडियम में वो किस तरफ बेंड होती है? यस, बिल्कुल राइट। किस तरफ बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ए रेस ऐसे जा रही थी, रिफ्लेक्ट होके किस तरफ बेंड हो गई? नॉर्मल के पास, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरफ बेंड हो गई और बेंड होके ए यहां पे। समझ में आया? ओके, तो अब यहां पे जब हमने यहां से ऑब्जर्व किया, हमने हमारी आईज यहां पे सेट की और इसको देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, तो हमको ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा? इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? जो दो रेस आपकी आंख में एंटर करती है उसको आप बैक ट्रैप करते हो और जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दोनों क्रॉस होती है, वहां पे हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये दोनों को हमने बैक ट्रैप किया पीछे की डायरेक्शन में, तो यहां पे जाके क्रॉस हुई, तो हमको ये ऑब्जेक्ट कहां पे दिखा? यहां। आप में से कोई बताएगा कि ये जो इमेज हमको दिखा वो रियल है या वर्चुअल? कैसा इमेज बन रहा है? रियल, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली क्रॉस हो रही है। तो ये इमेज कैसा बन रहा है? रियल। ओके, अब यहां पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो ए इंसिडेंट रे है और ए नॉर्मल है, उसने इसके साथ जो एंगल बनाया उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। तो ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है। अब यहां पे हमने नोट कर दिया कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया वो अल्फा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया उसको हमने बीटा बोल दिया, और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नॉर्मल ने जो एंगल बनाया उसको हमने गामा बोल दिया। अल्फा, बीटा, गामा, आई एंड आर। समझ में आया? हम अब तक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते थे, ए नॉर्मल, ए इंसिडेंट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, इसको हम क्या बोलते थे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही है, देखो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे आर। ओके, अब यहां पे हमको इसमें से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देखना है। तो डायग्राम आप
माइंड में अच्छे से सेट होगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से P तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। P से इसका इमेज जो बन रहा है यहाँ पे उसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस v। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो ऑप्टिकल सेंटर है या पॉइंट P है वहां तक का डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर r बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमको जो फॉर्मूला निकालना है वहां तक पहुंचने के लिए हमको यहाँ पे थोड़े बहुत एजम्पशन करने पड़ेंगे। एजम्पशन मीन्स हमको मान लेना पड़ेगा कि ऐसा होता है, ऐसा है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत एजम्पशन जो है वो हम नोट करते हैं। एक, उसमें फॉर स्मॉल एंगल sin i tan i, यहां पे एक हमने नोट किया एजम्पशन। स्टूडेंट्स यहां पे हमने जो एजम्पशन लिए है उसमें सेकंड एजम्पशन P and N are very close to each other। P and N are very close to each other। ये जो P और N है वो एक दूसरे के बहुत पास में है। जैसे P and N are very close to each other, तो हम कोई भी डिस्टेंस यहाँ से P तक ले या यहाँ से N तक ले, दोनों का मतलब एक ही होगा। ओके, अब इन दो एजम्पशन को लेके हम यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन हमने नोट किया है, इक्वेशन हमको निकालना है, वो आपको समझना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने किस मीडियम में रखा है? रेयर मीडियम में। इमेज किस मीडियम में बन रहा है? डेंसर मीडियम में। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसमें रिफ्रैक्शन कौन सा मीडियम कर रहा है, कौन से मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रेज ऐसे जा रही है, किस मीडियम ने इसको बेंड किया? मीडियम नंबर 2, मतलब डेंसर मीडियम ने इसको बेंड किया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ये हम नोट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम मींस µ2, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के विथ रिस्पेक्ट टू, ये नोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। ये समझ में आया? ओके, अब µ2 अपॉन µ2 1 को हम µ2 अपॉन µ1 लिख सकते हैं। ओके, sin i अपॉन sin r को फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जब एंगल स्मॉल होते हैं तो आप sin i को सिर्फ i भी लिख सकते हो और tan i भी लिख सकते हो, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला क्या है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जब एंगल स्मॉल होता है तो उसके साथ कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोनेंट में से साइन, कॉस, टेन, कॉट कोई भी लगाने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो sin i को आप i लिख सकते हो या tan i भी लिख सकते हो। ओके, फॉर वेरी स्मॉल एंगल। यहां पे हमने नोट किया, इसको सिर्फ i और r लिख दिया, µ2r µ1i। एक्चुअली इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 उसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इट इज स्नेल्स लॉ। ओके, अब µ2r इज इक्वल टू µ1i। यहां पे आके आपको थोड़ा डायग्राम को अच्छे से समझना है। मुझे यहाँ पे r और i की वैल्यू रखनी है, i और r की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको रखनी है, यहाँ पे देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है OMC दिख रहा है, OMC, उसमें अल्फा, गामा और ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो क्या है? I। आपने मैथ्स में पढ़ा है कि अगर हम ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, इस ट्राइंगल में ये एंगल मान लो कि यहाँ पे अल्फा है, ये एंगल मान लो कि यहाँ पे
आर है या तो गामा है और यहाँ पे ए एंगल बीटा है और ए एंगल आई है जो एक्सटर्नल एंगल है। ए तीनों इंटरनल एंगल है, ए एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू कितना होता है, तो आपको याद रखना है एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू इसके ऑपोजिट, इसके जो साइड में है उसको ऑपोजिट जो दो एंगल है उसके एडिशन के इक्वल होता है। मींस I इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। ओके, एक ट्रायंगल में हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं। मान लो कि इसको हमने लिया x, व्हाट इज x, अल्फा प्लस बीटा। अगर यहां पे है तो व्हाट इज, ये दोनों एंगल है। ओके, तो यहां पे एक्सटर्नल एंगल का एडिशन क्या होगा वो आपको समझना है। और यहां पे देखना, हमने यहां पे नोट किया कि I इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। तो यहां पे लिखा अल्फा प्लस गामा। अब व्हाट इज R, R देख इस ट्रायंगल को एम सी आई, उसमें ए दोनों का एडिशन इसके जितना होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन इसके जितना होना चाहिए। तो R प्लस गामा, सॉरी R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। देन व्हाट इज R, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। आया क्या समझ? ओके, अब हमने क्या किया, यहां पे देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन मिला। अब जो गामा वाले यहाँ पे दो स्टेप है तो मैंने इसको इस तरफ ले लिया, तो न्यू 2 माइनस न्यू 1 गामा कॉमन ले लिया, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, देख रहे हैं। अब इसमें ये जो इक्वेशन मिला है उस इक्वेशन में फिर से हमने इसके साथ अल्फा था तो मैंने 10 नोट कर दिया, 10 अल्फा किया, क्योंकि स्मॉल एंगल के साथ आप लिख सकते हो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 10 गामा। ओके, अब इन द फिगर डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में कि जब हम डायग्राम में नोट करेंगे तो इसको समझना है व्हाट इज 10 अल्फा, 10 अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो एन अपॉन ओ एन, एन अपॉन ओ एन। 10 बीटा इज इक्वल टू एम अपॉन एन आई, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सेम वैसे ही 10 गामा एम एन अपॉन एन सी, ये रख दिया हमने। ओके, अब यहां पे इसको थोड़ा समझना है। इनमें भी मैंने एम एन को कॉमन निकाला तो एम एन क्या हो गया, दोनों साइड से कट हो गए। एम एन कट होने से इसको मैंने लिखा न्यू 1 अपॉन ओ एन, न्यू 2 अपॉन एन आई, और न्यू 2 माइनस न्यू 1 अपॉन एन सी। यहां पे आने के बाद हमको इसमें वैल्यू पुट करने हैं, पुटिंग दी वैल्यू विथ साइन कन्वेंशन। अब व्हाट इज ओ एन, ओ से एन तक का डिस्टेंस क्या है, यू, एंड व्हाट इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई भी रेस, अगर इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो ए डायरेक्शन पॉजिटिव है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगी, ए डायरेक्शन नेगेटिव होगी। पर कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से, यहां से मेजर करेंगे तो ए डिस्टेंस पॉजिटिव है, ओ एन ए डायरेक्शन पॉजिटिव है, पर अगर हम यहां से मेजर करते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ओ एन यू क्या आएगा, नेगेटिव, तो न्यू 1 माइनस यू प्लस न्यू 2, व्हाट इज एन आई, एन से आई तक का डिस्टेंस उसको इमेज डिस्टेंस v बोलते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव किस डायरेक्शन में है, यहां से मेजर करेंगे, और ए डायरेक्शन किसका है, इंसिडेंट रे का, मतलब पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, v इज इक्वल टू न्यू 2 माइनस न्यू 1 एन सी, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहां पे हमने नोट कर दिया r।
इसको जरा हम सेट करते हैं तो न्यू टू v माइनस न्यू वन u इज इक्वल टू न्यू टू न्यू वन r। याद रखना है आपको। एक इसके लिए है रेरर टू डेंसर मीडियम। अगर मैंने ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखना है और इमेज को मुझे रेरर मीडियम में पाना है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? न्यू वन वी माइनस न्यू टू यू इज इक्वल टू न्यू वन माइनस न्यू टू अपॉन आर। ये इक्वेशन किसके लिए? डेंसर टू रेरर मीडियम। याद रहेगा आपको? ओके, अब इसमें याद रखना यही डायग्राम होना चाहिए? नो, इसमें अलग अलग वेराइटीज होती है। जैसे आपको मैंने बोला, इसमें याद रखना ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? रेरर मीडियम में। इमेज किस मीडियम में है? डेंसर मीडियम में। और इमेज कैसा है? रियल। अगर मैं आपको बताऊं ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में, इमेज डेंसर मीडियम में, बट वर्चुअल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वर्चुअल। तो भी आपको यही इक्वेशन मिलेगा। अगर आप ये जो हमने सरफेस लिया है, कर्व सरफेस, कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो किसी भी सरफेस को हम इस तरफ से देखते हैं जहां पे हमने इंसिडेंट रेज निकाल लिया वहां से, तो आप देख सकते हो कि ये कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस। कौन सा है? कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स है तो इमेज आपको क्या मिलेगा? रियल और वर्चुअल दोनों मिलेंगे। बट फॉर कॉनकेव इमेज इज ऑलवेज गेट वर्चुअल। हम आगे जाके इसको भी एक डायग्राम बनाएंगे कि डायग्राम से भी यही इक्वेशन मिलेगा। तो दोनों इक्वेशन आपको याद रखने हैं, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है। न्यू टू की जगह पे न्यू वन यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? डेंसर टू रेरर मीडियम। इस इक्वेशन को यूज करके हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अब याद रखना, जितनी बार हम इक्वेशन यूज करेंगे उतनी बार उसके साथ साइन के साथ वैल्यू रखिए। ऐसा नहीं समझना है आपको कि इस इक्वेशन को बनाते वक्त हमने साइन कन्वेंशन यूज किया था, ऐसा नहीं। जितनी बार इक्वेशन यूज करेंगे उतनी बार इसको साइन के साथ ही रखेंगे। तो ये पूरा जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, अभी और जाके हम रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, पर इसमें आपको अच्छे समझना है। और जो भी यहाँ हमने नोट किया है वो आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखना, तो आपके माइंड में अच्छे से वो सेट होगा।